नमस्कार, स्वागत है आपका नेटब्रिक न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे। माया नगरी मुंबई जो कभी सोती नहीं, जहां लोग अपने जागते सपनों को पूरा करने पहुंचते हैं। कहते हैं कि मुंबई आने वाला करीब करीब हर शख्स मुंबई पर राज करने का सपना लेकर आता है और मजेदार बात तो ये है कि कईयों का ये सपना पूरा भी हो जाता है। इस माया नगरी पर राज करने का सपना तो कई लोग देखते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने इस सपने को पूरा भी कर लेते हैं। बीते दशकों में झांके तो देख पाएंगे कि मुंबई आए इन्हीं कुछ लोगों में से एक था करीम लाला, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो गरीब और जरूरतमंदों के लिए उनका रॉबिन हुड था, जो लोगों की मदद करता था। कुछ उसे फरिश्ता मानते थे तो कुछ अपराधी। लाला एक ऐसी शख्सियत था जिसे भूला नहीं जा सकता। मुंबई अंडरवर्ल्ड का जब जब जिक्र किया जाएगा तब तब लाला का नाम लिया जाएगा। करीम लाला, जिसका असली नाम था अब्दुल करीम शेर खान, जो 1911 में अफगानिस्तान के कुनार प्रांत में पैदा हुआ और उसके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो पश्तून समुदाय का अंतिम राजा था। काफी पैसे वाला और एक जमींदार परिवार से लाला आता था। उसे अपनी जिंदगी में और कामयाबी चाहिए थी और इसी सपने को पूरा करने के लिए उसने हिंदुस्तान का रुख किया था। वो महज 21 साल का था तब पेशावर के रास्ते मुंबई आया और फिर 1940 के दशक में वो डॉक पर तस्करी का किंग बन बैठा और करने लगा मुंबई अंडरवर्ल्ड पर हुकूमत। मुंबई पहुंचकर उसने तय किया कि वो यहीं बस जाएगा। उसने यहाँ अपना कारोबार शुरू किया, लेकिन तब किसी ने ये सोचा नहीं था कि वो मुंबई का डॉन और सबसे बड़ा माफिया गैंगस्टर बन जाएगा। आगे और जानकारी दें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। अब आगे आपको बता दें कि ऐसा कहा जाता है कि तमिलनाडु से हाजी मस्तान आया और उसके साथ मिलकर वर्धा राजन और करीम लाला ने मुंबई के इलाकों को आपस में ही बांट लिया और फिर इनका काला कारोबार तेजी से फलने फूलने लगा। इन तीनों की इन दिनों चांदी ही चांदी थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। जहां तक लाला की बात थी तो वो मुंबई पुलिस के लिए गैंगस्टर बन चुका था और पठान गैंग का सुप्रीमो भी। इसी दौरान एक शख्स मुंबई के डोंगरी इलाके से निकलकर आया, जिसकी मुंबई पर अकेले राज करने की जिद और सनक लाला और बाकी के गैंगस्टर्स की नाक में दम कर देने वाली थी। ये शख्स और कोई नहीं बल्कि दाऊद इब्राहिम कासकर था, जो आगे चलकर अंडरवर्ल्ड डॉन बना और मुंबई को अपने इशारों पर काफी समय तक नचाता रहा। लेकिन करीम लाला और दाऊद की दुश्मनी भी तब खूब चर्चा में थी। दाऊद इब्राहिम के सामने आते ही मुंबई में शुरू हुआ गैंगवार और शूट आउट, जिसने मुंबई को कई बार जख्मी कर दिया। करीम लाला के पठान गैंग और दाऊद गैंग के बीच खूब खूनी खेल चला। पठान गैंग ने दाऊद के भाई शब्बीर को मार डाला, जिसका बदला दाऊद गैंग ने 5 साल बाद लाला के भाई रहीम खान को मार कर लिया। कहते हैं कि बॉलीवुड के कई लोगों से करीम लाला की अच्छी दोस्ती थी। बड़ी हस्तियां भी उससे मदद के लिए उसके पास आती थी। मजे की बात तो यह है कि दाऊद इब्राहिम पहले करीम लाला के गैंग में ही था और फिर उसने अपना गैंग बनाया और यहीं से दोनों की दुश्मनी शुरू हुई। दाऊद पठान गैंग से जुड़ी हर बात को जानता था। ऐसे में उसे मुंबई से पठान गैंग को धीरे धीरे खत्म कर देने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई। करीम लाला ने मुंबई में वैसे तो कारोबार शुरू किया था, पर असल में वो मुंबई डॉक से हीरो और जवाहरात की तस्करी में लिप्त था और 1940 तक उसने इस तस्करी में अपनी जमीन मजबूत कर ली थी और जल्द ही इस धंधे में किंग के नाम से मशहूर हो गया। तस्करी में उसे काफी ज्यादा मुनाफा हुआ और दिन ब दिन वो और भी अमीर होता गया। फिर मुंबई में उसने कई जगहों पर दारू और जुए के अड्डे खोले। काम के साथ साथ उसने नाम भी बनाया। 1940 के दौर में मुंबई में करीम लाला, हाजी मस्तान और वर्दा राजन मुदलियार काफी ज्यादा सक्रिय रहे। करीम लाला की जानदार शख्सियत से हाजी मस्तान इतना प्रभावित था कि उसने लाला को असली डॉन के नाम से पुकारना शुरू किया। तीनों आराम से बिना खून खराबे के अपना पैर जमाते जा रहे थे। तब इन तीनों के अलावा मुंबई में कोई गैंगस्टर नहीं था। माया नगरी में करीम लाला की तूती बोलने लगी। व्यापार हो या बॉलीवुड, सब कुछ उसके कदमों में था और हाजी मस्तान और वर्दा राजन को भी किसी तरह की परेशानी नहीं थी। उसी दौरान मुंबई पुलिस के हेड कांस्टेबल इब्राहिम कासकर
और दो बेटे उनके दाऊद इब्राहिम कासकर और शब्बीर इब्राहिम कासकर स्मगलिंग की दुनिया में उतरे और फिर करीम लाला को चुनौती देने लगे। जब दाऊद ने अपना गैंग बनाया तो उसकी पठान गैंग से पक्की दुश्मनी शुरू हुई और शुरू हुआ मुंबई की सड़कों पर गैंग वार। करीम लाला से दुश्मनी करना दाऊद को भारी पड़ने लगा। दोनों के बीच दुश्मनी और नफरत इस कदर बढ़ी कि साल 1981 में करीम लाला के पठान गैंग ने दाऊद इब्राहिम के भाई शब्बीर इब्राहिम को दिन दहाड़े मौत के घाट उतार दिया। इस कत्ल से दाऊद तिलमिला गया और फिर दाऊद गैंग और पठान गैंग के बीच खूनी खेल होने लगा। दाऊद भी लाला से कम नहीं था। उसने अपने भाई की मौत का बदला लिया और साल 1986 में जब उसके गैंग ने करीम लाला के भाई रहीम खान की हत्या कर दी, दोनों गैंग के बीच एक ऐसा वाकया हुआ जिसे आज भी लोग याद करते हैं और वो है दाऊद की पिटाई। जब तस्करी के धंधे में दाऊद ने करीम लाला को हैरान परेशान करना शुरू कर दिया, अब दोनों के बीच दुश्मनी खुलकर सामने आने लगी। कहने वाले कहते हैं कि एक बार दाऊद इब्राहिम मुंबई में ही करीम लाला के हाथ लग गया और फिर करीम लाला ने उसकी जमकर पिटाई की। इस पिटाई में दाऊद को गंभीर चोटें आई थी। ये किस्सा आज भी काफी प्रचलित है। करीम लाला से जुड़ा एक और किस्सा सामने आता है जब एक बार फिर किसी संपत्ति के विवाद को लेकर करीम के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। उस पर आरोप था कि उसने मारपीट और धमकी के बल पर एक महिला के घर पर कब्जा कर लिया और इसके लिए उसे स्थानीय अदालत में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान जब जज के आने पर सब खड़े हुए और कटघरे में करीम खड़ा था तो महिला जज ने सवाल किया कि तुम्हारा नाम क्या है, जिस पर करीम ने कहा कि ये काले कोट वाली महिला कौन है जिसे हमारा नाम भी नहीं पता। करीम का ये जुमला कोर्ट में मौजूद सभी लोग ठहाके लगाकर हंसने लगे। करीम लाला के बारे में कहा जाता है कि वो अपने समुदाय का गॉडफादर बन गया था और जो लोगों की समस्याओं का हल निकालता था। लोग उसके पास मदद के लिए आते थे। जब कभी किसी परिवार में तलाक संबंधी कोई परेशानी खड़ी हो जाती थी तो करीम कहता था कि मैं मिलूंगा लेकिन अलग नहीं करूंगा। करीम लाला की पत्नी फौजिया के मुताबिक उसने हमेशा ही लोगों को समझाया कि तलाक समस्या का हल नहीं होता। लोगों के मामलों में मध्यस्थ कर उनकी समस्याओं को निपटाना करीम के लिए रोज का काम था, जिसकी वजह से वो लोकप्रिय हो गया और हर समाज और संप्रदाय के लोग उसकी मदद लेने लगे। उसके यहाँ अमीर और गरीब का कोई फर्क नहीं था। वो मुंबई के अपने घर पर ही रोज शाम जनता दरबार लगाया करता था और जरूरतमंदों और गरीबों की मदद करता था। करीम लाला से फिल्म उद्योग के लोग भी उससे मदद लेते थे। एक जब अभिनेत्री हेलन के एक दोस्त पीएन अरोड़ा उनकी सारी कमाई लेकर चंपत हो गया तो हेलन सुपरस्टार दिलीप कुमार के जरिए करीम लाला से मदद मांगी। दिलीप कुमार ने उन्हें करीम लाला के लिए एक खत भी लिख दिया। करीम लाला ने मध्यस्थता कर हेलन के पैसे दिलवाए। लाला को कई फिल्मों के किरदार काफी ज्यादा पसंद थे। वो अंगार फिल्म में कादर खान, जंजीर में प्राण का शेर खान और खुदा गवाह के बादशाह खान का किरदार काफी ज्यादा पसंद करता था। उसे धर्मेंद्र की अदाकारी पसंद थी। एक बार तो संजय खान ने उसे काला धंधा गोरे लोग फिल्म के लिए किरदार भी ऑफर किया लेकिन लाला ने मना कर दिया, जिसके बाद संजय ने सुनील दत्त को कास्ट कर लिया। लाला करीम का दौर कैसे खत्म हुआ और इसके पीछे कौन था, ये भी दाऊद से ही जुड़ा है। मुंबई अंडरवर्ल्ड में 1981 से 1985 के दौरान करीम लाला गैंग और दाऊद के बीच गैंगवार जारी ही रहता था, जिसकी वजह से दाऊद लाला के पठान गैंग का सफाया ही कर दिया गया। वैसे तो दोनों तरफ के दर्जनों गैंगस्टर्स मारे गए लेकिन लाला का सूरज एक दिन ढल ही गया और दाऊद बन बैठा मुंबई अंडरवर्ल्ड का डॉन। लेकिन जानने वाले एक सच ऐसा बताते हैं जो आने वाले वक्त तक कभी नहीं बदलेगा और वो ये है कि भले ही दाऊद ने लाला के साम्राज्य का अंत किया पर मुंबई अंडरवर्ल्ड का पहला डॉन करीम लाला ही माना जाता है। हाजी मस्तान और करीम लाला की दोस्ती की आज भी लोग कसमें खाते हैं। 19 फरवरी 2002 को मुंबई में ही करीम लाला की मौत हुई, तब वो 90 साल का था। करीम लाला के अंत के साथ ही एक साथ दो शख्सियत का खात्मा हुआ, एक वो जो डॉन बनकर अंडरवर्ल्ड पर राज करता था और एक वो जो रॉबिन हुड बनकर गरीबों और जरूरतमंदों के दिलों पर राज करता था। फिलहाल के इतना ही। बाकी ऐसे और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।